अनफोल्ड पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बिल्कुल जड़ों तक जाता है। मतलब जब एआई का ये क्षेत्र शुरू हुआ था 50 और 60 के दशक में, तो इसके पीछे की असली मंशा, असली इरादा क्या था? बिल्कुल। और देखिए, आम धारणा तो यही है कि भाई शुरुआती दिनों से ही लक्ष्य था ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें, मतलब मानव बुद्धि का अनुकरण कर सकें। लेकिन क्या ये पूरी तस्वीर है? क्योंकि कुछ स्रोत, खासकर अगर हम जोसेफ वीज़नबाउम जैसे लोगों के काम को देखें, तो वो एक थोड़ी अलग कहानी बताते हुए लगते हैं। सही कहा। तो हमारा आज का जो केंद्रीय सवाल है वो यही है, क्या शुरुआती एआई अनुसंधान का मुख्य और शायद एकमात्र उद्देश्य बुद्धि का अनुकरण करना था? या फिर ऐसा भी था कि कम से कम कुछ जो महत्वपूर्ण प्रयास हुए, उनमें असली ध्यान इस बात पर था कि इंसान मशीनों के साथ कैसे संवाद करते हैं, उनके व्यवहार को कैसे समझते हैं और कैसे आप कह सकती हैं बुद्धि का एक भ्रम कैसे पैदा होता है। और इस पूरी चर्चा का आधार, जैसा हमने देखा है, वो स्रोत सामग्री में मौजूद ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जैसे वो 1956 का मौलिक डार्टमाउथ प्रस्ताव, जोसेफ वीज़नबाउम का एलिजा कार्यक्रम और उस पर उनका जो लेखन है, और साथ ही एआई के इतिहास पर हुए अलग-अलग विश्लेषण। तो इस चर्चा में मैं ये पक्ष रखूंगी कि शुरुआती एआई अनुसंधान की जो मुख्य प्रेरणा थी और जो घोषित लक्ष्य भी था, वो वास्तव में मानव बुद्धि का अनुकरण करना और उसे मशीनों में दोहराना ही था। और मैं ये दृष्टिकोण सामने रखूंगा कि तस्वीर शायद इससे कहीं ज्यादा जटिल है। मेरा तर्क ये होगा कि कुछ प्रभावशाली शुरुआती काम, और इसमें इलाइजा का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, वो शायद अनुकरण से ज्यादा मानव मशीन संवाद की जो प्रकृति है और उस संवाद की मानवीय व्याख्या है, उस पर ज्यादा केंद्रित थे। तो चलिए मैं अपने पक्ष की बात रखता हूं। मेरे विचार में प्रारंभिक एआई का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, मानव बुद्धि का अनुकरण करना। और इसका सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ी गवाही तो मुझे लगता है वो 1956 का डार्टमाउथ वर्कशॉप प्रस्ताव ही है, जिसे हम सब एआई का एक तरह से जन्मस्थान मानते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है, लक्ष्य है सीखने के हर पहलू या बुद्धि की किसी भी अन्य विशेषता का इतनी सटीकता से वर्णन करना कि मशीन उसका अनुकरण कर सके। अब देखिए, अनुकरण यानी सिमुलेट शब्द का सीधा प्रयोग किया गया है। इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या हो सकता है भला? हाँ, प्रस्ताव की भाषा तो बिल्कुल यही कहती है, इसमें कोई शक नहीं। और सिर्फ प्रस्ताव ही क्यों, आप उस दौर के जो प्रमुख एआई कार्यक्रम थे उनको देखिए। हर्बर्ट साइमन और एलन नेवेल का लॉजिक थियरिस्ट कार्यक्रम, जो गणित के सिद्धांतों को सिद्ध करता था, या फिर डैनियल बॉब्रो का स्टूडेंट कार्यक्रम, जो बीज गणित के शब्द समस्याओं को हल करता था। ये सब क्या थे? ये सीधे सीधे मानवीय संज्ञानात्मक क्षमताएं, जैसे तर्क करना या समस्या हल करना, भाषा समझना, इनको मशीनों में उतारने की कोशिशें थीं। ये सिर्फ संवाद का अध्ययन करने वाले सतही प्रयोग नहीं थे। ये बुद्धि के जो असली घटक हैं, उनका अनुकरण करने के गंभीर प्रयास थे। ये उदाहरण निश्चित रूप से आपके तर्क का समर्थन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल। इसके अलावा उस युग के जो सबसे बड़े नाम थे, आप हर्बर्ट साइमन को लें, मार्विन मिन्स्की को लें, इन्होंने क्या भविष्यवाणियां की थीं? उन्होंने तो खुले तौर पर कहा था कि भाई कुछ ही दशकों में, शायद एक पीढ़ी के भीतर ही, हमें ऐसी मशीनें मिल जाएंगी जो इंसानी स्तर की बुद्धि रखती होंगी। तो ये जो आशावाद था, ये जो महत्वाकांक्षा थी, ये क्या दर्शाती है? यही ना कि उनका जो अल्टीमेट लक्ष्य था वो वास्तविक या कम से कम विश्वसनीय लगने वाली कृत्रिम बुद्धि का निर्माण करना था, और अनुकरण ही उस लक्ष्य तक पहुंचने का एक जरिया था, एक रास्ता था। और एलाइजा जैसे कार्यक्रमों का क्या, जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया? हाँ, इलाइजा पर आता हूं। जहां तक इलाइजा जैसे कार्यक्रमों की बात है, जिन्हें शायद आप संवाद केंद्रित मानेंगी, उन्हें भी उस समय ज्यादातर लोगों ने इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में ही देखा था। इलाइजा को एक मनोचिकित्सक की भूमिका का अनुकरण करते हुए देखा गया। और जरा याद कीजिए एलन ट्यूरिंग का वो प्रसिद्ध ट्यूरिंग टेस्ट, उसका आधार क्या है? व्यवहार का अनुकरण ही तो है। अगर कोई मशीन ऐसा व्यवहार कर सकती है जिसे हम इंसान में बुद्धिमान मानते हैं, तो क्या हम उसे बुद्धिमान नहीं कहेंगे? ये पूरी सोच ही अनुकरण पर केंद्रित थी। इसलिए मेरे अनुसार शुरुआती एआई का जो केंद्रीय विचार था, जो धुरी थी, वो बुद्धि का अनुकरण ही था। आपकी बातें बिल्कुल तार्किक हैं,
और डार्टमाउथ प्रस्ताव या लॉजिक थ्योरिस्ट जैसे उदाहरण वो वाकई अनुकरण के लक्ष्य की तरफ इशारा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दृष्टिकोण शायद पूरी कहानी नहीं कहता है, और ये शायद शुरुआती एआई क्षेत्र में जो विविधता थी उसको थोड़ा कम करके आंकता है। मेरा मानना है कि कम से कम कुछ जो प्रभावशाली व्यक्ति थे और जो परियोजनाएं थीं, उनका उद्देश्य इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म और शायद अलग भी था। और इसका सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख उदाहरण जोसेफ वीजनबॉम और उनका एलाइजा कार्यक्रम है। अच्छा, एलाइजा पर आपका क्या खास नजरिया है? देखिए, वीजनबॉम ने 1966 में एलाइजा पर जो अपना मौलिक पेपर लिखा, उसका शीर्षक ही बहुत कुछ कहता है। शीर्षक है एलाइजा, A computer program for the study of natural language communication between man and machine। अब ध्यान दीजिए, शीर्षक में बुद्धि का अनुकरण कहीं नहीं लिखा है। लिखा है मानव और मशीन के बीच प्राकृतिक भाषा संचार का अध्ययन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है मेरे हिसाब से। वीजनबॉम का घोषित उद्देश्य ही संचार प्रक्रिया का अध्ययन करना था। तो आप ये कह रही हैं कि उनका लक्ष्य एआई बनाना था ही नहीं? सीधे तौर पर शायद नहीं। वीजनबॉम दरअसल इस बात में बहुत गहरी रुचि रखते थे कि इंसान मशीनों द्वारा उत्पन्न टेक्स्ट या आउटपुट की व्याख्या आखिर करते कैसे हैं। वो इस चीज से बहुत ज्यादा मोहित थे कि लोग कितनी आसानी से मशीन की जो सरल पैटर्न मैचिंग आधारित प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनमें गहरी समझ या सहानुभूति जैसी चीजें देखने लगते हैं, उसका आरोपण कर देते हैं। इसी को उन्होंने समझ का भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा था। और एलाइजा को जानबूझकर, मतलब इंटेंशनली, बहुत सरल नियमों और स्क्रिप्ट्स पर आधारित बनाया गया था, जैसे वो फेमस डॉक्टर स्क्रिप्ट। ये कोई जटिल बुद्धि का मॉडल बनाने का प्रयास नहीं था। ये तो बस ये दिखाने का एक न्यूनतम साधन था कि ये जो भ्रम है ये कितनी आसानी से पैदा होता है और हम इस मानवीय प्रवृत्ति का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ उनकी व्यक्तिगत रुचि थी, या इसका कोई ठोस सबूत भी मौजूद है? हाँ बिल्कुल, इसका ठोस सबूत हाल ही में MIT के अभिलेखागारों में मिले वीजनबॉम के जो अप्रकाशित नोट्स हैं उनसे मिलता है। इन नोट्स में एलाइजा का इस्तेमाल करके मानव व्याख्या पर प्रयोग करने की डिटेल्ड योजनाएं हैं। वो ये जांचना चाहते थे कि अलग-अलग परिस्थितियों में लोग एलाइजा की प्रतिक्रियाओं को कैसे समझेंगे, किन फैक्टर्स से ये भ्रम बढ़ेगा या घटेगा। तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि उनका जो प्राथमिक ध्यान था वो एआई बनाने पर उतना नहीं था जितना एआई के साथ मानवीय संपर्क और उस संपर्क की जो मनोवैज्ञानिक गतिशीलता है उसको समझने पर था। ये बात लॉजिक थ्योरिस्ट या जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर GPS, जो उस समय सामान्य समस्याओं को हल करने के लिए तर्क और खोज तकनीकों का अनुकरण करने की कोशिश कर रहा था, जैसे समकालीन कार्यक्रमों के लक्ष्यों से मौलिक रूप से अलग थी। वीजनबॉम का लक्ष्य मनोवैज्ञानिक और संवादात्मक था, सिर्फ संज्ञानात्मक अनुकरण नहीं था। मैं मानता हूं कि वीजनबॉम का दृष्टिकोण निश्चित रूप से अलग था और सूक्ष्म भी था, जैसा कि उनके पेपर के शीर्षक और आपने जो नोट्स का जिक्र किया उससे पता चलता है। लेकिन क्या हम एक व्यक्ति या एक कार्यक्रम के आधार पर पूरे क्षेत्र के शुरुआती लक्ष्य को ही बदल दें? मतलब डार्टमाउथ प्रस्ताव, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत स्पष्ट था। साइमन, नेवेल, मिन्स्की जैसे जो दिग्गज थे, उनकी भविष्यवाणियां अनुकरण पर केंद्रित थीं। एआई की जो मानक परिभाषा उस समय उभर कर आई कि एक मशीन को इस तरह से व्यवहार करने में सक्षम बनाना जिसे बुद्धिमान कहा जाएगा, यदि कोई इंसान ऐसा व्यवहार कर रहा हो, वो भी तो व्यवहार के अनुकरण पर ही जोर देती है। तो क्या ये जो व्यापक सहमति थी, ये जो युग चेतना थी, वो वीजनबॉम के व्यक्तिगत इरादों से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? ज्यादातर लोगों ने तो एलाइजा को भी इसी प्रगतिशील अनुकरण के एक हिस्से के रूप में देखा था और सराहा था।